Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are going to revise the 7th chapter from Home Science class 12th. And the name of this chapter is Early Childhood Care and Education. और इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। मैं एक एक टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी, साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी मैं डिस्कस करते जाऊंगी, ठीक है। और जिन लोग को भी नोट्स चाहिए हिंदी में वो फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो के, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि अभी थोड़ी देर में जब आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो आपके कौन कौन से क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ ECCE। ECCE का सिग्निफिकेंस क्या है। फिर सेकंड क्वेश्चन हम समझेंगे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल। फिर थर्ड क्वेश्चन है, आर द चिल्ड्रन हु डोंट गो टू नर्सरी स्कूल नॉट लर्निंग। क्या जो बच्चे नर्सरी स्कूल नहीं जा रहे हैं वो नहीं सीख रहे हैं। तो ये चीज़ पे भी आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है, कमेंट करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो ECCE टर्म है इससे आप क्या समझते हो। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट केयर अरेंजमेंट्स यंग चिल्ड्रन में रिक्वायर। यंग चिल्ड्रंस को कौन कौन सी अरेंजमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी वो व्यवस्थाएं होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है यंग चिल्ड्रंस को। उसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई यंग चिल्ड्रन नीड अ स्पेशल इनफॉर्मल प्रोग्राम एट स्कूल। क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी, क्यों, क्या रीज़न है कि छोटे बच्चों को इनफॉर्मल स्कूल्स की ज़रूरत होती है, इनफॉर्मल प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो आप पढ़ोगे वो होगा, मान लो जैसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे है कि राधा इज़ अ 10-year-old गर्ल हु लिव्स इन अ रिमोट एरिया एंड हैज़ fewer resources. Her parents go out for work, so she is given the responsibility for the care of her younger brother. That's why she is not able to go to school. How can you help her? देखो, एक राधा 10 साल की बच्ची है जो कि रिमोट एरिया में रहती है। उसके घर में इतने सारे रिसोर्सेस नहीं हैं, इतने सारे संसाधन नहीं हैं, और उसके पेरेंट्स भी काम पे जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उसको अपने छोटे भाई की केयर करनी पड़ती है जो कि 3 साल का है, और उस भाई की केयर करने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती। तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो राधा की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ना, ये अभी आपको एक टॉपिक आप पढ़ोगे ना, आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। देखो, एक एक क्वेश्चन लिखना, उसके आंसर्स लिखना बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग रहा था। तो मैंने एक टॉपिक से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं ना उतने बनाने की कोशिश की है। तो आप एक टॉपिक पढ़ो तो आपके ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इन मोस्ट केसेस चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप एक्सक्लूसिवली विद इन अ फैमिली फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। देखो, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो घर पे ही पलते बढ़ते हैं, कुछ साल तक तो घर पे ही रहते हैं। In some instances where the mother is working outside the home, the care of the child was usually the responsibility of another female of the household who lived with the family permanently, as in joint family, or temporarily resided with the family for support in child care. और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मदर बाहर काम कर रही होती हैं, वहाँ पे बच्चे की केयर फैमिली के दूसरी फीमेल कर सकती हैं, ठीक है। और अगर फैमिली न्यूक्लियर है तो वहाँ पे बच्चे की केयर करने के लिए किसी को कुछ समय के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर कुछ और भी आजकल इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जो कि चाइल्ड केयर करते हैं, जैसे कि क्रेच हो गया,
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे को जब तक उसके पेरेंट्स घर पे नहीं होते, यहाँ पे बच्चे को छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे जो भी वर्कर्स होते हैं ना, वो बच्चे को बहुत अच्छे से बच्चे की केयर करते हैं। ठीक है। तो आजकल क्या हो गया है, इन रीसेंट टाइम्स देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग नीड फॉर द प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर क्रच। तो देखो आजकल जो है ना, लगभग हर मदर बाहर काम कर ही रही हैं। ठीक है। अर्बन एरियाज़ में ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस समय जो इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर है ना, उसकी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर का ही एक एग्जाम्पल है क्रच। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे कि क्रच क्या होता है, क्रच वर्कर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है। द क्रच और फैमिली केयर इज प्राइमरली सीन एज सब्सिट्यूट फॉर द मदर प्राइमरी केयर गिवर। देखो प्राइमरी केयर गिवर वो तो मदर ही होती है, लेकिन जो ये हमारा क्रच हो गया या फैमिली केयर हो गई, ये सब क्या होती है, ये सब मदर का सब्स्टिट्यूट होती हैं, कि अगर मदर नहीं है उस केस में क्रच की ज़रूरत पड़ती है या फैमिली केयर की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली में किसी अदर पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, फीमेल की ज़रूरत पड़ती है जो कि बच्चे की केयर कर पाए। ठीक है। तो इस तरह से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहीं से ही बच्चे का ग्रोथ होती है, बच्चा डेवलप करता है। ठीक है। इसके बाद हिंदी में भी ये चीज़ देखो यहाँ पे लिखी गई है, नोट्स आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस कि ECCE का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। क्यों ECCE इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। It is very important to understand that the best learning environment for a child at this age is one of that is safe, secure, loving, with a variety of people and play materials, toys or natural, and the presence of a caring adult, whether it is the mother, grandparent or a preschool teacher or a sibling। देखो ये जो एज होती है ना, मतलब 3 साल तक की एज, यहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, लव की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है। और यहाँ पे अगर बच्चे को अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है तो बच्चा बहुत अच्छे से डेवलप करता है, उसका मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाता है। ठीक है। तो अब इस स्थिति में इस टाइम पीरियड के लिए, मतलब 3 साल तक बच्चे की केयर करने के लिए ऐसे लोग होने चाहिए ना जो सच में लविंग हो, जो सच में बच्चे को सिखा पाए, बच्चे के साथ एडजस्ट कर पाए। ठीक है। बच्चे की ज़रूरत को समझ पाए। तो ये लोग तो या तो मदर हो सकती है, मदर तो होती ही है, मदर के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, प्री स्कूल टीचर भी हो सकती है, या सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो केयर है ना, ये मदर की एब्सेंस में घर के दूसरे बड़े भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो दूसरे बड़े नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में बच्चे को क्रैच में या डे केयर में छोड़ा जाता है। ठीक है। जहाँ पे प्री स्कूल टीचर वहाँ पे उनकी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, बच्चे को बच्चे की न्यूट्रिशन का ध्यान देती है, बच्चे की केयर करती है। ठीक है। बच्चे को सिखाती है, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है। द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच and the playway method, which makes learning enjoyable, is ideally suited for young children. Children enjoy the company of other children and learn very quickly to do things that often surprise even the parents। देखो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है या जो प्ले वे मैथड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है। ठीक है। और इसमें बच्चे को ध्यान में रख के चीज़ें की जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि बच्चे के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें होंगी, जो चीज़ बच्चे को पसंद है वैसी चीज़ें होंगी, और उसी हिसाब से फिर बच्चे को सिखाया जाएगा। इससे बच्चा दूसरे बच्चों के साथ रहता है, दूसरे बच्चे को देख के भी बच्चा सीखता है। ठीक है। बच्चा दूसरे की बच्चों की कंपनी को भी इंजॉय करता है। शायद पेरेंट्स के साथ रहकर या घर पे रहकर बच्चा उतने अच्छे से, उतनी बेहतर तरीके से ना सीख पाए जितना वो बाकी बच्चों को देख के सीखता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ पे रह के इतना अच्छा से सीख लेते हैं, इतने अच्छे तरीके से सीख लेते हैं कि वो कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी सरप्राइज कर देते हैं। ठीक है। तो अगर एग्जाम में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पूछे तो आप यही बताओगे कि यहाँ पे क्या होती है, लर्निंग को इंजॉयबल बनाया जाता है
और बच्चे के हिसाब से लर्निंग कराई जाती है, ताकि बच्चा बहुत ही तेज़ी से इजीली सीख पाए। ठीक है, प्ले वे मेथड में भी खेल के थ्रू बच्चे को सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है फॉर चिल्ड्रन हु लिव इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस और हु मे नीड एडिशनल सपोर्ट फॉर लर्निंग, अ गुड प्री स्कूल इन्वायरमेंट इज नोन टू बी वेरी बेनिफिशियल। उसके अलावा वो बच्चे जो कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं, ठीक है, जिनके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं, ठीक है, जिनके पास उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, उनके लिए भी प्री स्कूल इन्वायरमेंट बेनिफिशियल साबित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है इट डजेंट मीन दैट चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू नर्सरी स्कूल आर नॉट लर्निंग। अब देखो, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना कि क्या जो बच्चे प्री स्कूल नहीं जाते या नर्सरी स्कूल नहीं जाते वो नहीं सीखते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो बच्चे नर्सरी स्कूल या प्री स्कूल नहीं जाते वो नहीं सीखते। हर बच्चा सीख सकता है, और ये जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ना बच्चों में, ये नेचुरल होता है। ठीक है, preschool experience help to enhance the child's exposure to other adults and other environments and material, and more importantly to prepare the young child for schooling. देखो, प्री स्कूल क्या करता है, बच्चे को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ होता है, अपने घर से बाहर दूसरे इन्वायरमेंट में होता है, अलग अलग टॉयज़ उसको मिलते हैं, अलग अलग मटेरियल मिलता है, अलग अलग लोग उसके सामने होते हैं, तब उस वो ईजिली सीख पाता है। ठीक है, बच्चे को एक्सप्लोर करने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं प्री स्कूल में, बस। और ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा प्री स्कूल नहीं जाएगा तो वो नहीं सीखेगा। ठीक है, पहले के ज़माने में कोई प्री स्कूल नहीं होते थे, फिर भी बच्चे सीखते थे ना। तो इसी वजह से होता क्या है कि प्री स्कूल ज़रूरी है, मगर इतना भी नहीं कि उसके बिना बच्चा सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा था, उसका आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। ठीक है, इसके बाद है इन सेवरल कम्युनिटीज, स्पेशली दोज लिविंग इन रिमोट एरियाज और दोज विथ फ्यूअर रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, other children who are of school going age are often given the responsibility for the care of younger ones as parents go out for work. देखो, होता क्या है, कुछ कमिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि कहाँ पे रह रही होती हैं, रिमोट एरियाज़ में रह रही होती हैं। वहाँ पे रिसोर्सेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, उन लोगों के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते कि वो आराम से घर पे बैठ के खा पाएँ। ठीक है, उनको अपनी छोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, दोनों जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बाहर काम करने चले जाते हैं, या तो ये भी होता है कि जो घर के जितने भी जॉइंट फैमिली भी अगर है ना, तो घर के मैक्सिमम मेंबर्स बाहर काम कर रहे होते हैं। उस समय छोटे बच्चों के केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है, बड़े भाई बहनों पे। और इस चक्कर में जो बड़े भाई या बहन होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते। तो इस तरह से जो हमारा प्री स्कूल होता है वो क्या करता है, वो बड़े बच्चों की भी हेल्प करता है, उनकी एजुकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, therefore institutional care for young children is beneficial for the older child as well, as since she is released from the task of child care and can attend school. So इस तरह से जो बड़े भाई बहन होते हैं वो भी छोटे बच्चे की, छोटे भाई की या बहन की केयर से फ्री हो जाते हैं और जाके आराम से वो अपना स्कूल अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इंस्टीट्यूशनल केयर होती है ना छोटे बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों की हेल्प तो करती ही है, साथ ही साथ बड़े बच्चों की भी हेल्प करती है। ठीक है, फर्दर दीज सर्विसेज ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इंटरवेंशन इन न्यूट्रिशन हेल्थ बिसाइड्स लर्निंग एज एंड व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बच्चे की केयर तो करते ही है, साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं, उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखते हैं। देखते हो, छोटे बच्चों की हाइट को भी मेजर किया जाता है, उनके वेट को लगातार मेजर किया जाता है। ठीक है, तो लर्निंग के अलावा यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, और ये इसका जो हिंदी में भी
यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये सारे क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए ना, उन सब के आंसर्स मिल गए होंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला जो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर भी अभी आपको मिल गया होगा कि छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़े बच्चे कैसे फ्री हो सकते हैं और अपनी एजुकेशन को फिर से परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCE, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCE, ECCE के क्या उद्देश्य हैं। तो ये रहा आंसर। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCE आर holistic development of the child to enable him her to realize the potential। देखो, बच्चे का holistic development होता है, मतलब उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है, जिससे बच्चे ये रियलाइज कर पाते हैं कि उनकी पोटेंशियल क्या है, उनकी क्षमता क्या है, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर स्कूल, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है नर्सरी स्कूल में, ठीक है। उनको इतना सिखा दिया जाता है कि वो जब स्कूल जाते हैं ना तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसके अलावा ये जो ECCE है ना, ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वुमेन को भी और चिल्ड्रन को भी, ठीक है। और प्रिपरेशन फॉर स्कूल में एक चीज़ और ध्यान रखना कि बच्चे को वोवल मूवमेंट्स पे कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है प्री स्कूल्स में, ताकि जब बच्चे स्कूल जाए ना तो उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्रच एंड व्हाट सर्विसेज डज दिस सेंटर प्रोवाइड। क्रच क्या होता है और क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं क्रच की। Crèche daycare is the name given to an institutional setting that is particularly designed for the care of infants and young children in the absence of home care। तो क्रच या डे केयर क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूशनल सेटिंग होती है जो बेसिकली इसीलिए बनाई जाती है ताकि छोटे बच्चे को केयर प्रोवाइड कराई जा सके उस समय जब उसके पास कोई होम केयर ना हो, जब उसको घर से केयर नहीं मिल रही हो, ठीक है, या उसके मदर बाहर काम कर रही हो, पेरेंट्स कोई फ्री ना हो जो कि बच्चे की केयर कर पाए, तो उस समय बच्चे को क्रच में या डे केयर सेंटर्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। डे केयर एंड क्रच आर यूजुअली ऑल डे प्रोग्राम्स। ये जो डे केयर और क्रच हैं ये ऑल डे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। पूरे दिन ये लोग क्या करते हैं, बच्चे की केयर करते हैं। टीचर्स एंड हेल्पर्स इन दीज प्रोग्राम्स नीड टू बी स्पेशली ट्रेन्ड एंड द केयर ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, देयर सेफ्टी, देयर फीडिंग, टॉयलेट हैबिट्स, जिसको हम बॉवल मूवमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल नीड्स एंड लर्निंग। देखो होता क्या है कि यहाँ पे टीचर्स और हेल्पर्स होते हैं जो कि बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे की केयर करते हैं, ठीक है। बच्चे को सेफ रखते हैं, बच्चे को खिलाते पिलाते हैं, उनकी टॉयलेट हैबिट्स को ध्यान में रखते हैं, उनके बॉबल मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी लैंग्वेज को भी डेवलप करते हैं, बच्चा बोलना भी यहाँ पे सीखता है। बच्चे की सोशल और इमोशनल नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ बैठाया जाता है, ठीक है। बच्चा अगर रो रहा है तो यहाँ पे जो हेल्पर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको पता है कि बच्चे को कैसे चुप कराना है, ठीक है। और बच्चे की लर्निंग पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यही नहीं कि बच्चे को सिर्फ खिलाया पिलाया जा रहा है, उसकी साफ सफाई की जा रही है, नहीं, बच्चे को सिखाया भी जाता है, ठीक है। बच्चे को रेडी किया जाता है कि जब वो स्कूल जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है द चाइल्ड बिटवीन 2 and 3 इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ टोडलर, a term that is derived from the jumpy walk that a young child has at this age। देखो पूछा जा सकता है कि टोडलर क्या होता है, 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि टोडलर कौन होते हैं, टोडलर टर्म से आप क्या समझते हो। तो टोडलर देखो उन बच्चों को कहा जाता है जो 2 से 3 साल के बीच में होते हैं। इनको टोडलर क्यों बोला जाता है? इस समय बच्चे क्या होते हैं, अच्छे से चल नहीं पाते, वो चलते हैं, गिरते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनकी वॉक जंपी वॉक होती है, जिसकी वजह से ही उनको टोडलर बोला जाता है, ठीक है।
For this program, a teacher needs to be specially trained as a preschool or nursery school teacher. तो इन प्रोग्राम्स के लिए टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। देखो, कोई भी टीचर जाके यहाँ पे नहीं बच्चों की केयर कर सकता, इसके लिए स्पेशल टीचर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है, या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है, तभी आप इन बच्चों की केयर कर पाओगे, ठीक है। Some preschools for young children are often called Montessori schools. देखो, ये जो प्री स्कूल्स है ना, इनको Montessori schools भी बोला जाता है कभी कभी। These are school based on the principles of early childhood education as outlined by a well-known एजुकेशनिस्ट मारिया मोंटेसरी। देखो, मारिया मोंटेसरी एक एजुकेशनिस्ट थी। इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे, ठीक है, कि छोटे बच्चों को कैसे एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कुछ प्री स्कूल्स खोले थे जिनको हम मॉन्टेसरी स्कूल्स भी बोलते थे, ठीक है। तो आज भी प्री स्कूल्स को कहीं कहीं मॉन्टेसरी स्कूल्स भी बोला जाता है। Government of India has addressed the needs of this age group by offering preschool education through the Anganwadis that operate under its Integrated Child Development Services ICDS. There are Anganwadis in urban and rural areas. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस फील्ड में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उन्होंने पूरे कंट्री में आंगनवाड़ीज़ खुलवाई। ये जो आंगनवाड़ीज़ है ना, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंडर में आती हैं, ठीक है। और हमारी कंट्री में लगभग हर स्टेट में आपको आंगनवाड़ीज़ देखने को मिल जाएंगी, चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, आंगनवाड़ीज़ हर जगह हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होती है ना, इसके अंडर में छोटे बच्चों की केयर तो की ही जाती है, उनके लिए प्रोग्राम्स तो बनाए ही जाते हैं, साथ ही साथ इनमें उन मदर्स को भी ध्यान में रखा जाता है जो कि अभी बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं, या ऐसी लेडीज़ जो कि प्रेग्नेंट होती हैं। उन लोगों को बताया जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उनको लेने हैं, कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कैसे छोटे बच्चों की केयर करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंडर में होती हैं, ठीक है। और आंगनवाड़ीज़ भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ECCE के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो NCF ने ECC के कौन कौन से प्रिंसिपल्स डिसाइड किए हैं वो आपको बताना है, ठीक है। NCF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसने क्या किए हैं, इसने ECC के कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं और वो प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहला है प्ले एज द बेसिस फॉर लर्निंग। लर्निंग का जो बेसिस हो, जो उसका आधार हो, वो क्या हो? प्ले होना चाहिए। आर्ट एज द बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का बेसिस क्या होना चाहिए? आर्ट होना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। बच्चे की सोच को समझना पड़ेगा, हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि बच्चे सोचते कैसे हैं और उस हिसाब से फिर बच्चे को सिखाना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमेसी ऑफ एक्सपीरियंस रेदर देन एक्सपर्टीज। तो एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है हमें, ठीक है। हमें बच्चों को एक्सपर्ट नहीं बनाना, उन्हें रटाना नहीं है, उन्हें एक्सपेरिमेंट करा करा के सिखाना है, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस किस पे देना है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे देना है, ठीक है, कि बच्चे को एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस ऑफ फैमिलियरिटी एंड चैलेंज इन एवरीडे रूटीन्स। बच्चे को इतना एक्सपीरियंस्ड बनाना है कि वो अपने डेली के रूटीन के हिसाब से चीज़ें कर पाएँ। उनको जो डेली चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उनके लिए वो तैयार रह पाएँ, ठीक है। वो जान पाएँ कि कौन कौन से चैलेंजेस उनको डेली फेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शन। बच्चे के साथ आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की इंटरेक्शन करनी है, ठीक है।
ब्लेंड ऑफ टेक्सचुअल एंड कल्चरल सोर्सेस। बच्चे को सिर्फ बुक से ही नहीं सिखाना, बच्चे को थोड़ी सी कल्चर के बारे में भी जानकारी देनी है ताकि बच्चा समझ पाए कि उसकी सोसाइटी कैसी है। ठीक है, सिर्फ बुक की चीज़ें ही बच्चे को नहीं बतानी है। यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल्स, आर्ट्स एंड नॉलेज। बच्चे को सिखाने के लिए बुक का यूज़ नहीं करना है, मतलब बुक का यूज़ तो करना ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ बुक का ही यूज़ किया जाए। जो भी आसपास मटेरियल है उनके थ्रू बच्चे को सिखाया जाए, बच्चे को आर्ट के थ्रू सिखाया जाए। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लूरैलिटी। देखो, बच्चे का विकास इस तरह से किया जाए कि वो उसके अंदर थोड़ा सा लचीलापन आए, उसको चीज़ें प्रैक्टिस में हो जाएं, उसको पता हो कि कैसे कौन सी चीज़ करनी है, उसको डेली रूटीन के वर्क्स करने आ जाएं। ठीक है, ताकि जब भी वो स्कूल जाए ना तो उसको प्रॉब्लम ना हो। और उसके अंदर एकता वाली फीलिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, वो दूसरे बच्चों के साथ कनेक्टेड फील करना चाहिए। ठीक है, तो हमें उसको ऐसे प्रिपेयर करना है। हेल्थ, वेलबींग एंड हेल्दी हैबिट्स। बच्चे की हेल्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको हेल्दी हैबिट्स सिखानी चाहिए। ठीक है, बच्चे को बताना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, कैसे वो अपने आप को हेल्दी रख सकता है। तो ऐसी हैबिट्स सिखानी चाहिए जिससे बच्चा अपने आप को खुद हेल्दी रख पाए। ठीक है, क्योंकि इस समय जो बच्चा सीखता है ना, वो लंबे समय तक बच्चे के दिमाग में रहता है। यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। उसके बाद जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है लिस्ट द स्किल्स एंड ECCE वर्कर मस्ट हैव। ECC वर्कर्स के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए वो आपको बतानी है। ठीक है, तो स्किल्स यहाँ पे बताई गई हैं। सम ऑफ द स्किल्स एंड अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशनल नीड टू हैव आर। तो जो स्किल्स होनी चाहिए उसमें सबसे पहला है एन इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंट। बच्चों में इंटरेस्ट होना चाहिए और उनकी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बच्चे पसंद नहीं हैं, तो आप ECCE वर्कर नहीं बन सकते। ठीक है, नॉलेज अबाउट द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन। आपको छोटे बच्चों की ज़रूरत पता होनी चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उस एज का बच्चा क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, क्या उसकी ज़रूरतें हैं। कैपेसिटी एंड मोटिवेशन फॉर इंटरैक्टिंग विथ चिल्ड्रन। बच्चे, आपको पता है ना, बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे अजीब अजीब बात करते हैं जो शायद सबको समझ में ना आए, सब उनका रिप्लाई भी शायद ना कर पाए। तो एज अ प्री स्कूल टीचर आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उन बच्चों से इंटरेक्ट कर पाओ, और आपके अंदर अंदर से ना मोटिवेशन होना चाहिए कि आप बच्चों से इंटरेक्ट कर पाओ, उनकी बातों का रिप्लाई दे पाओ। ठीक है, skills for creative and interesting activities with children in all areas of development। आपके पास ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बच्चा बोरिंग इन्वायरमेंट में नहीं सीख सकता, तो आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प कर पाओ। ठीक है, आप बच्चे को सिखा पाओ। अगर आप क्रिएटिव नहीं होगे तो बच्चा फिर आपसे नहीं सीखेगा, वो आप में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। enthusiasm for activities like storytelling, exploration, nature and social interaction। आपके अंदर इंथुजियाज्म होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा उत्साह होना चाहिए। किन चीज़ों के लिए? स्टोरी टेलिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए, ताकि आप अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर पाओ, एक्सप्लोर कर पाओ। आप थोड़े से एडवेंचरस होगे तब बच्चे आपसे ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट इन आंसर चिल्ड्रंस क्वेरी। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके हर क्वेश्चंस का आंसर उनको मिले। तो जो भी टीचर होना चाहिए, प्री स्कूल टीचर होना चाहिए, उसके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए और उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि वो बच्चों की क्वेरीज को सॉल्व करे, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो, हर बच्चा अलग अलग होता है ना, तो
प्री स्कूल टीचर के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हर बच्चे को समझ पाए कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैसे अलग है और उनकी नीड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है बी एनर्जेटिक एंड प्रिपेयर्ड फॉर फिजिकल एक्टिविटी फॉर कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। प्री स्कूल टीचर को एनर्जेटिक होना चाहिए क्योंकि उसको बच्चे के साथ काम करना है, तो उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, कि अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन अ सब्जेक्ट दैट हैज़ चाइल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड और चाइल्ड साइकोलॉजी। देखो, या तो आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो चाइल्ड या ह्यूमन डेवलपमेंट में, या आपने चाइल्ड साइकोलॉजी से अंडर ग्रेजुएट डिग्री ली हो, ठीक है। इसके अलावा आप 12th के बाद 1 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हो, किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स भी कर सकते हो और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो 12th के बाद आप ये 3 चीज़ों में से कोई एक करके प्री स्कूल टीचर या नर्सरी टीचर बन सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर अ करियर इन ECCE। अगर मान लो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते कि कैसे आप इस फील्ड में करियर बना सकते हो, या अगर आपका कोई फ्रेंड इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है या बनाना चाहती है, तो आप उसको कौन कौन से फील्ड बताओगे, आप उसको क्या बताओगे कि क्या क्या स्कोप हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कोप्स बताने हैं। तो ये रहे कुछ करियर ऑप्शंस जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है टीचर इन नर्सरी स्कूल्स, नर्सरी स्कूल में टीचर बन सकते हो आप। केयर गिवर इन डे केयर सेंटर्स एंड क्रचेस, आप डे केयर सेंटर्स या क्रचेस में केयर गिवर भी बन सकते हो। टीम मेंबर फॉर प्रोग्राम्स फॉर यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं आप उसमें टीम मेंबर भी बन सकते हो। प्रोफेशनल्स टू प्लान एंड प्रमोट campaigns और सर्विसेज फॉर यंग चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट्स और NGOs। गवर्नमेंट या NGOs द्वारा अगर कोई कंपेन चलाया जा रहा है या कोई यंग चिल्ड्रन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप उसकी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं जो कि उस कंपेन को ऑर्गेनाइज कर पाए, ठीक है, उस कंपेन को ऑर्गेनाइज कर पाए या वहाँ पे जो भी सर्विस है उनकी प्लानिंग कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योर इन चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़, कैंप, एडू पिकनिक, एक्टिविटी क्लब्स, प्री स्कूल एजुकेशन सेंटर्स। तो आप अपना खुद का कैंप ऑर्गेनाइज करा सकते हो, एडू पिकनिक ऑर्गेनाइज करा सकते हो, या अपना खुद का आप प्री स्कूल खोल सकते हो, ठीक है, नर्सरी स्कूल खोल सकते हो। तो इस तरह से आप इस फील्ड में एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। उसके बाद है हाई स्टडीज़, अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, लेटर डॉक्टरल डिग्रीज विथ रिसर्च इन द फील्ड। अगर आप इसमें और आगे पढ़ाई करना चाहते हो, हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसके बाद आप PhD कर सकते हो इस फील्ड में, ठीक है। तो इस तरह हमने देखे कि क्या क्या स्कोप थे इस फील्ड में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन समझ में आए हों कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन आंसर लर्न करने में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप टॉपिक को समझो। एक टॉपिक को आप समझोगे ना, तो आप उसमें से खुद क्वेश्चंस बना सकते हो, आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक क्लियर करो, अपना कंसेप्ट क्लियर करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।